हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज कराने जा रहा हूँ। अगर स्क्रैच पर हो तो भी समझ में आएगा सब कुछ, ध्यान से सुनना। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? बेसिकली अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू कंप्लाई विद सर्टेन एथिकल प्रिंसिपल्स विच ICAI हैज़ प्रोनाउंस्ड। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसका मतलब है यू आर अ मेंबर ऑफ ICAI और आपके ऊपर अप्लाई होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के लास्ट में ना दो शेड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, जिसमें टोटल मिलाकर 35 मिसकॉन्डक्ट्स होते हैं। ये रही आपके सामने कंप्लीट लिस्ट में शो कर रहा हूँ। दीज आर द 5 पेजेस, सो देर आर टोटल ऑफ 35 मिसकंडक्ट्स इन बोथ दी शेड्यूल्स। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर स्टूडेंट को शेड्यूल के अंदर लिखे हुए क्लॉज नंबर, क्लॉजेस बहुत अच्छे से कंफर्टेबली याद होना चाहिए, बिकॉज इन्हीं के इस्तेमाल से वो एग्जाम में लिख पाएगा। एग्जाम में 20 मार्क के 20 अराउंड 20 to 24 मार्क्स जो प्रोफेशनल एथिक्स आता है ना, उसमें आप मान के चलो 50 to 60% इज बेस्ड ऑन दीज क्लॉजेस। तो ये अगर आपने मास्टर कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो आपको बड़ा हेल्प हो जाएगा इन एग्जाम। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। हर बार क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग 40% 50%, हर बार एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये अराउंड 2 पेजेस के हैं। आई विल शो इट टू यू। जजमेंट्स ऑफ रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये अराउंड 2 पेजेस के हैं। ये बहुत पूछते हैं वो लोग, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आना है। तो ये अभी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को क्लॉजेस रिवाइज करवाऊंगा अच्छे तरह से, ठीक है? मेरी बात को ना ध्यान से सुनना। सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिसकॉन्डक्ट। वन इज कॉल्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर इज कॉल्ड अदर मिसकंडक्ट, ठीक है? 2 तरह के मिसकॉन्डक्ट्स होते हैं। ओके, ये देखो बोर्ड पर टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट 2। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट विच यू हैव डन इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अदर मिसकंडक्ट, अगर आपने पर्सनल कैपेसिटी में भी कुछ गलत किया है तो वो अदर मिसकंडक्ट है, बिकॉज ICAI का बोलना है once you are a chartered accountant, you are chartered accountant in every walk of life, whether it is your personal life or professional life. You carry the name, the reputation of ICAI. So आपको हर जगह डिग्निटी दिखाने की ज़रूरत है, even in your personal life. तो अगर आप पर्सनल लाइफ में भी कुछ गलत करोगे तो भी ICAI आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, जिसको हम लोग पुट करेंगे इन द कैटेगरी अदर मिसकॉन्डक्ट। ओके, जैसे एक रिलेटिव की विल को फॉर्ज कर देना, दैट इज अदर मिसकंडक्ट का एग्जांपल। आप ICAI के काउंसिल वगैरह में ट्रेजरर हो और ICAI की किसी प्रोग्राम में आपने करप्शन करके पैसा कमा लिया, तो वो भी अदर मिसकंडक्ट है, लाइक दैट। नाउ देयर आर 2 शेड्यूल्स। First schedule has 19 misconducts. The second schedule has got 16 misconducts, making it a total of 35 misconducts. First schedule के offenses less serious होते हैं, सज़ा भी कम होती है। अगर आपने first schedule का crime किया है तो आपके offense किया है, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा? BOD, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन reprimand द मेंबर, 3 months तक का सस्पेंशन या फिर 1 लाख रुपए की पेनल्टी। सेकेंड शेड्यूल में जो मिसकॉन्डक्ट्स है ना, 16 मिसकॉन्डक्ट्स, दे आर सीरियस ऑफेंसेस, इनके लिए सज़ा ज़्यादा है। अगर आपने सेकेंड शेड्यूल का या बोथ शेड्यूल्स का ही ऑफेंस किया है तो योर मैटर विल बी हैंडल्ड बाय DC, डिसिप्लिनरी कमेटी। वो 3 सज़ा दे सकता है, या तो रेप्रिमांड या फिर आपकी परमानेंटली या फॉर एनी पीरियड मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकता है, और 5 लाख तक की पेनल्टी आप पे इम्पोज कर सकता है। इन दोनों ही जजमेंट्स के खिलाफ आप 90 डेज के अंदर एपलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हो। ओके, नाउ फर्स्ट शेड्यूल को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया, सेकंड शेड्यूल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखते हैं जरा। फर्स्ट शेड्यूल टोटल कितने मिसकंडक्ट है? 19। ब्रेकअप क्या है? 12 2 3 2। इधर पार्ट 1 इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर CA इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर 12 मिसकॉन्डक्ट्स हैं। ओके, ये देखो 12, ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे है। फिर सर्विस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 2 मिसकंडक्ट्स हैं। अब जो दोनों आएंगे वो ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, वेदर प्रैक्टिस, सर्विस और समथिंग एल्स, सब पर अप्लाई करता है। सो नेक्स्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जनरल 3, एंड अदर मिसकंडक्ट, कौन सा मिसकंडक्ट? अदर मिसकंडक्ट 2। तो मेक्स इट अ टोटल ऑफ 19, पार्ट 1 2 3 4। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, क्लॉज नंबर, ये क्लॉज का लाइन बहुत हेल्प होता है एग्जाम में, आई एम टेलिंग यू। सेकंड शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी मिसकंडक्ट्स? सर 16, 10, 5, 1, टोटल 16। तो 3 पार्ट हैं इसमें, देखो आप, पार्ट 1 2 3। इधर फिर से पार्ट 1 किसके ऊपर है? सर प्रैक्टिस वाले। सबसे ज़्यादा CA के नेम और सिग्नेचर पावर का इस्तेमाल कौन करता है? प्रैक्टिसिंग। तो
तो सबसे ज़्यादा आईसीआई की रेपुटेशन को बढ़ाना या घटाना कौन कर सकता है? प्रैक्टिसिंग। तो इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा मिसकॉन्डक्ट्स है। उनके ऊपर 10 मिसकॉन्डक्ट्स हैं यहाँ पे, तो ऊपर 12 है, यहाँ पर 10 है, सीरियस वाले हैं। फिर बाकी दोनों ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर हैं। ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे 5 मिसकॉन्डक्ट, अदर मिसकॉन्डक्ट फिर से यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से टोटल 35 मिसकंडक्ट्स है। अब इन सारे मिसकंडक्ट्स को ना समरी चार्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक साथ पुट कर दिया है। इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा इस समरी चार्ट से तुम लोगों को, ठीक है? ये समरी चार्ट मैंने डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में भी। इस समरी चार्ट से क्या फ़ायदा होगा तुमको? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव पुट इट इन एकदम प्रॉपर ऑर्डर। I have given a title to every clause so that you can easily recall. जैसे क्लॉज नंबर 1 अब है तो सर इतना लंबा, पर मैंने इसको एक टाइटल दे दिया, सरोगेट प्रैक्टिस, जिससे याद आ जाता है कि अच्छा अच्छा अंदर ये लिखा हुआ है। सिमिलरली क्लॉज 2, इन एवरी क्लॉज यू विल फाइंड दैट आई हैव गिवन इट अ टाइटल दैट हेल्प्स यू अ लॉट। नाउ लेट अस डिस्कस दीज क्लॉजेस। जब मैं क्लॉजेस समझाऊंगा ना, तो ना सिर्फ मैं यहाँ लिखे हुए लैंग्वेज को बताऊंगा, बट इनके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस भी आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। इट विल टेक मी सम टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज, पर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज क्लॉजेस। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, first schedule, part 1, CA in practice. A CA in practice, this is a common line for every clause. A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, number 1, clause 1, surrogate practice, मतलब आप किसी और व्यक्ति को अलाउ कर रहे हो to practice in your name and who is not under your control or supervision. तो ये तो गलत है, बिकॉज क्लाइंट्स थिंक कि आप काम कर रहे हो जबकि आप नहीं कर रहे हो। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो आपका एम्प्लॉय भी नहीं, पार्टनर भी नहीं है, तो ये तो क्लाइंट्स के साथ धोखा है ना। ठीक है, आप समझो बात को कि भाई हम जिस सीए पे भरोसा करके काम के लिए आए थे, पता चला वो नहीं कर रहे, वो तो किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं। इट इज़ लाइक डेलीगेटिंग टू अ सब एजेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम पढ़ते थे ना कि एजेंट ने बिना प्रिंसिपल से पूछे सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, वैसा है, तो ये चीटिंग है। तो गिल्टी कब होगा? इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम अनलेस दैट अदर पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड इज पार्टनर और एम्प्लॉय। तो अगर मैं अपने पार्टनर एम्प्लॉय जो कि सीए इन प्रैक्टिस है उनको अलाउ कर रहा हूं मेरे नाम पे प्रैक्टिस करना, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर माई कंट्रोल एंड सुपरविजन। किसी और को दे के काम कराऊंगा, गिल्टी हो जाएगा। क्लॉज 2, अच्छा ये जो क्लॉज नंबर 2, 3, 4 है ना, ये आपस में पेयरिंग के हैं। मतलब पेयरिंग कहने का मतलब है इनका फ्लेवर, टेस्ट, प्रिंसिपल एक जैसा है। कई बार आपको लगेगा 2 और 4 एक जैसे हैं, 3 और 4 एक जैसे हैं, ऐसा ये भी फील आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लॉज 2, आप काम हासिल करना चाहते हो, तो काम प्रोफेशनल वर्क ऑब्टेन करने के लिए किसी को आप प्रॉफिट का शेयर दे रहे हो। ठीक है, इट इज़ लाइक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट कि काम लेके आओ, मैं आपको शेयर दे दूंगा। ये प्रैक्टिसिंग सीए को शोभा नहीं देता, बिकॉज इससे क्या होगा कि एक तरह से रिश्वतखोरी, ब्राइबरी, करप्शन बढ़ जाएगा कि काम पाने के लिए रिश्वत दी जा रही है, तो ये अलाउड नहीं है। इफ यू पे और अलाउ और अग्री टू पे और अलाउ, देखो अगर आप किसी को भी अपने प्रोफेशनल वर्क में से जो काम है उसको प्राप्त करने के लिए पैसा दे रहे हो, या इवन आप अग्री कर रहे हो कि दे देंगे, दोनों ही केस में आप गिल्टी हो। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि पहले काम ऑब्टेन करने के लिए बोला 25% दे देंगे, बाद में सामने वाले ने खुद ही छोड़ दिया, बोला उससे मतलब नहीं है, आपने अग्री तो किया था ना कि पे करेंगे, यू आर गिल्टी। पे करना जरूरी नहीं, इवन इफ यू अग्री टू सच एन अरेंजमेंट, यू आर गिल्टी। So if you pay or allow or agree to pay or allow directly or indirectly any share, commission, brokerage in the fees or profits of the professional business, then you are guilty of misconduct. However, इन लोगों के साथ शेयरिंग अलाउड है। किन के साथ अलाउड है सर? नंबर 1, आप एक दूसरे सीए को शेयर दे सकते हो, कैसा भी सीए चलेगा, प्रैक्टिस वाला, सर्विस वाला, थर्ड वाला, कैसा भी। ठीक है, आप अपने पार्टनर को शेयर दे सकते हो, ऑब्वियसली जो सीए फर्म में मेरा पार्टनर मैं उसको शेयर दे सकता हूँ। रिटायर्ड पार्टनर जो होते हैं उनके साथ अगर एग्रीमेंट है तो उनको शेयर दे सकते हो। डेड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी दे सकते हो, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इनको आप शेयर दे सकते हो, ये अलाउड है। ठीक है, और आप किसको दे सकते हो सर? 5, 6 प्रोफेशनल बॉडी, किसी दूसरे प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर। आईसीआई ने बता रखा है कौन सी प्रोफेशनल बॉडी, सीसीसी, AAA, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, एक्चुअरी, इनके साथ आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सच अदर पर्सन्स हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, इनके साथ भी शेयर कर सकते हो। इसमें आईसीआई ने बोला वही CC, AAA वाले लोग, प्लस MBA फ्रॉम सम एस्टैब्लिश्ड लीगल यूनिवर्सिटी, ओके, बड़ी यूनिवर्सिटी से MBA है, इंजीनियर है, बीटेक है, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो टोटल मैं कितने लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं विच विल नॉट मेक मी गिल्टी? 6।
इनके साथ आप शेयर करो, नॉट गिल्टी, किसी और के साथ शेयर करो, गिल्टी। ये जो शेयरिंग अरेंजमेंट है ये इन इंडिया भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो आप जो भी शेयरिंग अरेंजमेंट करो, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, इट शुड बी सब्जेक्ट टू दीज 6। इनके अलावा किसी और से अगर आपने शेयर किया तो यू आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। क्लॉज 3, जैसे हम शेयर दे नहीं सकते, हम दूसरे का शेयर ले नहीं सकते, ठीक है। इफ यू एक्सेप्ट और इवन अग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ICAI, तो आप गिल्टी हो जाओगे। तो दूसरों को देना भी गिल्टी, लेना भी गिल्टी। अच्छा, किन किन लोगों से हम ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने पार्टनर से प्रॉफिट शेयर एक्सेप्ट कर सकते हो, अलाउड है। किसी मेंबर ऑफ ICAI से कर सकते हो, अलाउड है। प्रोफेशनल बॉडीज CCC AAA से कर सकते हो, अलाउड है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वाले जो लोग होते हैं CCC AAA MET, उनसे भी ले सकते हो, अलाउड है। मतलब ऊपर जिन जिन के साथ अलाउड था ना, नीचे उनके साथ अलाउड है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आप किसके साथ कर सकते हो? इन्होंने बोला आप एक CA के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, CA इन प्रैक्टिस के साथ। किसके साथ? देखो नॉर्मली ये लोग CA बोल देते हैं, मेंबर बोल देते हैं, पर यहाँ प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो प्रैक्टिस वाली तो मिलकर पार्टनरशिप करेगा ना, प्रैक्टिस और सर्विस वाला तो मिलकर पार्टनरशिप करेगा नहीं। तो आप किसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? CA इन प्रैक्टिस, या फिर वही प्रोफेशनल बॉडी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वाले लोग CCC AAA, उनके साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। इनके अलावा किसी और के साथ अगर पार्टनरशिप आपने की, यू आर गिल्टी ऑफ मिसकॉन्डक्ट। इन इंडिया भी चलेगा, आउटसाइड इंडिया भी चलेगा। किन के साथ पार्टनरशिप? सर CA इन प्रैक्टिस, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, पर्सन्स हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, इनके साथ मैं पार्टनरशिप करता हूँ, किसी और के साथ करूंगा मैं गिल्टी हो जाऊंगा अंडर क्लॉज 4। क्लॉज नंबर 5, अच्छा जैसे 2, 3, 4 का एक ही जैसा फ्लेवर था, 5, 6, 7 का भी एक जैसा है। ये 5, 6, 7 है ना, इनका भी फ्लेवर एक जैसा है थोड़ा, ठीक है। 5 में सिक्योर वर्क, सिक्योर वर्क का मतलब होता है काम प्राप्त करना। यहाँ पर आप काम कैसे प्राप्त करते हो मैं बताता हूँ। देखो 2 तरीके होते हैं। द मेन हेडलाइन इज सॉलिसिटिंग, ये वर्ड देख रहे हो, क्लॉज 6 में लिखा हुआ है सॉलिसिटेशन। द मेन हेडलाइन इज सॉलिसिटेशन। सॉलिसिटेशन का मतलब होता है काम प्राप्त करना। 2 तरह से हो सकता है। एक होता है 1-on-1 सॉलिसिटेशन करना। 1-on-1 मतलब मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, उससे काम मांगता हूँ, उसके थ्रू काम प्रोक्योर करता हूँ, तो दैट इज इंडिविजुअल बेसिस सॉलिसिटेशन, काम प्राप्त करना। दूसरा होता है सर मैं मास एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बोल रहा हूँ आओ मुझसे काम करवाओ या मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज लो, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉलिसिटेशन। दोनों ही गलत है, ठीक है। ICAI का एक डायलॉग इन्होंने बोला अ मैन मस्ट स्टैंड इरेक्ट एंड नॉट केप्ट इरेक्ट बाय अदर्स, अ फेमस डिक्टम बाय मार्कस ऑरेलियस। Unabashed advertisement by the chartered accountant will belittle the dignity of the profession। तो ये हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है। बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज आर ऑफ अ पर्सनलाइज्ड नेचर एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ क्लाइंट ओनली ऑन अ 1-to-1 basis। You do such good services to your client that through their word of mouth publicity more work will come to you based on your talent and not on the basis of some kind of solicitation etc। तो ICAI is dead against the solicitation kind of a thing। टाइम एंड अगेन ये लोग इसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते रहते हैं, अमेंडमेंट लाते रहते हैं, बोलते हैं अच्छा ये कर सकते हो, अच्छा ये कर सकते हो, अच्छा ये कर सकते हो। अभी भी यही चल रहा है कि कुछ अमेंडमेंट्स आ गए, बोला अच्छा थोड़ा थोड़ा ये कर सकते हो, पर बाय एंड लार्ज उनका बोलना है डोंट डू एडवर्टाइजमेंट एंड सॉलिसिटेशन। तो अब यहाँ पर क्लॉज नंबर 5 में क्या हो रहा है? यू आर ऑब्टेनिंग द वर्क, यू आर सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क और अ क्लाइंट थ्रू सर्टेन पीपल। नाउ सर्टेन पीपल आर अलाउड, इनके थ्रू आप काम ला सकते हो, बाकी किसी के थ्रू आप काम नहीं ला सकते। अच्छा मैं किन के थ्रू वर्क प्रोक्योर कर सकता हूं? अपने एम्प्लॉय के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू एंड मींस ओपन टू अ CA। मैं अपने एम्प्लॉय के थ्रू वर्क प्रोक्योर कर सकता हूं, सही है। अपने पार्टनर के थ्रू, सही है। एंड मींस ओपन टू CA के अंदर 3 चीजें आती हैं जो क्लॉज 6 और 7 के प्रोवाइजो में लिखी हुई है। ठीक है, 3 चीजें आती हैं। 3 मीन्स ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो सर 3 मीन्स क्या है? मैं अनदर CA से काम मांग सकता हूं, अनदर CA इन प्रैक्टिस से सॉलिसिट कर सकता हूं। जैसे एक CA इन प्रैक्टिस दूसरे CA इन प्रैक्टिस से काम मांग सकता है, ये एकदम अलाउड है। आई कैन रेस्पॉन्ड टू टेंडर,
किसी कंपनी ने प्रोफेशनल वर्क के लिए कोई टेंडर इंक्वायरी निकाला, मैं उसमें रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। एंड थर्ड, मैं अपने फर्म के बारे में एक राइटअप गाइडलाइंस बनाकर आईसीआई के मतलब आईसीआई के जो काउंसिल्स होते हैं वहाँ पर, या राइटअप बना के अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ सब्जेक्ट टू राइटअप गाइडलाइंस। तो ये है 3 मीन्स ओपन टू अ सीए जो क्लॉज 6 और 7 की प्रोवाइजो में लिखे हैं, मतलब अलाउड है। ये 3 आप कर सकते हो। इन 3 तरीके से आप काम प्रोक्योर कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय और पार्टनर से भी काम प्रोक्योर कर सकते हो। बाकी किसी और से करोगे, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, ये क्लियर है अपने को? ओके, डन है। नाउ क्लॉज नंबर 6, एडवर्टाइजमेंट एंड सॉलिसिटेशन। You will be guilty if you solicit client or professional work through CAPI, CAPI, circular advertisement, personal communication, interview। अगर इनके थ्रू आप वर्क प्रोक्योर, एडवर्टाइजमेंट से वर्क प्रोक्योर करते हो तो आप गिल्टी हो। लेकिन इसके प्रोवाइजो में 2 चीज़ अलाउड है। आप अनदर सीए इन प्रैक्टिस से काम मांग सकते हो, एंड यू कैन रिस्पॉन्ड टू टेंडर और इंक्वायरीज, वो भी अलाउड है। यू कैन रिस्पॉन्ड टू अ टेंडर प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, या तो वो कंडीशन इज ओपन टू अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो, तब आप कर सकते हो, या फिर इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बट दे हैव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम फीस, देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू द टेंडर, यू विल नॉट बी गिल्टी। क्लॉज 7, ये भी उसी कैटेगरी में। You are not allowed to advertise your professional attainments or use some other special designation other than chartered accountant। ये एक तरह का ना वही wannabe culture होता है कि अपने प्रचार करना, अपना बड़ा चढ़ा के दिखाना ताकि लोग आपसे काम कराएं। तो यहाँ 2 चीज़ें मना है। नंबर 1, don't advertise your professional attainments, and number 2, don't use any designation other than chartered accountant। However, अगर आपके पास और भी कोर्सेज या academic qualifications है तो अपने नाम के लास्ट में suffix में लगा सकते हो, जैसे CA सिद्धार्थ अग्रवाल लास्ट में कॉमा CS, या और भी है कोई BCom ऑनर्स, कोई CM में कॉमा LLB, वो सब आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था क्लॉज 7। अब इसमें प्रोवाइजो में बोला राइटअप देना अलाउड है, राइटअप अबाउट योर CA फर्म सब्जेक्ट टू ICI राइटअप गाइडलाइंस। 8 और 9 अगेन ये दोनों भी सर पेयर में है। पेयर में मतलब इट इज़ फॉर इनकमिंग ऑडिटर। आप कौन हो? इनकमिंग ऑडिटर। एक कंपनी में एक ऑडिटर था जो जा रहा है, उसके बदले एक नया ऑडिटर है आ रहा है, इनकमिंग ऑडिटर। नाउ इनकमिंग ऑडिटर हैज़ टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट, क्लॉज नंबर 8 में he should do a written communication with the outgoing auditor as a matter of professional courtesy and asking if there are any professional objections why he should not accept the engagement। तो एक written communication करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते हैं, communicate with previous auditor, accepts, you will be guilty if the incoming auditor will be guilty if he accepts the position of auditor without communicating with another chartered accountant in राइटिंग में करना चाहिए। पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब आप कम्युनिकेट करो आइदर बाय ईमेल या यूडिन जनरेट करवा लो या रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऐसा बढ़िया तरह से कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन राइटिंग में। मकसद ये है जानना कि कहीं आउटगोइंग ऑडिटर को कोई इस चीज़ से एतराज़ तो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो। एक नंबर ये हुआ। देखो आउटगोइंग ऑडिटर भी डिग्निटी के साथ ही रिस्पॉन्ड करेगा, वो बोलेगा हाँ जी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप कर लीजिए। इट इज़ लाइक भाईचारा, प्रोफेशनल कर्टसी। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 9, इनकमिंग ऑडिटर को और एक काम करना है, उसको चेक करना है लीगल कंप्लायंस, कि पुराने वाले का जो जाना हुआ है वो एज पर सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट हुआ है, और इनकमिंग का जो आना हुआ है वो एज पर सेक्शन 139 एंड 141 हुआ है। मतलब कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन एंड 141 डिसक्वालिफिकेशंस का कंप्लायंस उसको चेक करना है, ताकि बाद में कोई भी शेयर होल्डर लीगल ऑब्लिगेशन रेज नहीं कर दे, लीगल ऑब्जेक्शन किए तो गलत अपॉइंटमेंट हुआ है, इनवैलिड अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वी डोंट वांट सच अ सिचुएशन। आप पहले लीगल कंप्लायंस चेक कर लो, दैट इज क्लॉज नंबर 9। अच्छा, क्लॉज 10, 11, 12 ये जो लास्ट के 3 क्लॉजेज है ना, इनका ऐसे आपस में कोई कनेक्शन नहीं, कोई पेयरिंग नहीं है, तीनों अपने अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं। क्लॉज नंबर 10, वेरिएबल फीस। हम लोगों को वेरिएबल फीस चार्ज करना अलाउड नहीं है। वेरिएबल फीस चार्ज होगा तो क्या होगा, वी विल ट्राई टू मैनिपुलेट द आउटकम ऑफ द एंगेजमेंट इन सच अ वे दैट वी गेट मोर फीस, दैट इज वाई इट इज नॉट अलाउड। तो आप परसेंटेज में फीस नहीं मांग सकते, एंड यू कैन नॉट चार्ज अ फीस विच इज कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो कंटिंजेंट फीस या परसेंटेज फीस मांग नहीं सकते। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप लिक्विडेटर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर हो, डायरेक्ट एक्सेस में वैल्यूअर हो, सर्टेन मैनेजमेंट सर्विसेज है, वहाँ पे परसेंटेज फीस वगैरह अलाउड होती है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज आप वेरिएबल फीस चार्ज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी फिक्स्ड अमाउंट।
Clause number 11, yes, very important. ICAI does not want you, if you are a practicing chartered accountant, ICAI wants you to focus on practice, not do some other business profession, because इससे दो चीज़ें होती है. जब आप प्रैक्टिस के साथ साथ अदर बिजनेस प्रोफेशन करते हो ना, तो आपका फोकस प्रैक्टिस से हट जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू सर्व द क्लाइंट्स प्रॉपरली. एंड नंबर 2, आप ये भी तो कर पाओगे ना कि आप अदर बिजनेस के सहारे से अपने प्रैक्टिस का इनडायरेक्ट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर दोगे, तो वो आईसीए को बर्दाश्त नहीं है. तो आप आईसीए बोलता है कि कोई भी अदर बिजनेस प्रोफेशन में अगर आप एंगेज होते हो तो आपको काउंसिल को बताना चाहिए, काउंसिल से परमिशन लेना चाहिए. नाउ देयर इज अ लिस्ट जिसके लिए आईसीआई ने जनरल परमिशन दे रखा है कि ये तो कर लो, हम जनरल परमिशन दे रहे हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जनरल परमिशन है. जैसे आप खेती बाड़ी कर सकते हो, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हो, आप पेपर सेटर बन सकते हो, एग्जामिनर बन सकते हो. ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, जनरल परमिशन है. और एक लिस्ट है कुछ चीज़ों की जहां आईसीआई ने बोला स्पेसिफिक परमिशन, मतलब अलग से आपको पूछना पड़ेगा, आईसीआई ओके करेगा, प्रायर परमिशन देगा, तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं. तो ये क्लॉज आपको स्टॉप कर रहा है अ प्रैक्टिसिंग सीए टू डू एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन विदाउट द काउंसिल्स परमिशन टू एंगेज इन दैट अदर बिजनेस प्रोफेशन. एक दो चीज़ें इसमें जैसे अलाउड होती हैं कि आप प्राइवेट कोचिंग वगैरह कर सकते हो सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 25 आवर्स पर वीक. आप एमपी, एमएलए, एमएलसी बन सकते हो. आप किसी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो. ऑल दोज थिंग्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट कम्स क्लॉज 12. साइन कौन करेगा? साइन सीए इन प्रैक्टिस खुद करेगा या उसका पार्टनर करेगा? एम्प्लॉय साइन नहीं कर सकता. You will be guilty if you allow a person who is not a member of the institute in practice, not a CA in practice, or who is not your partner, to sign on your behalf on any balance sheet, PL or audit report. तो या तो आप खुद साइन करो या आपका पार्टनर साइन करेगा. ठीक है, इन्होंने लिखने को यहाँ बोल दिया कि आप किसी अदर सीए इन प्रैक्टिस से भी करा सकते हो, पर सर दैट इज नॉट द केस. काम आप करते हो, आप ही को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो आप ही आपका पार्टनर साइन करता है. ये बात कंपनी लॉ में लिखी हुई है सेक्शन नंबर 145 के अंदर. ठीक है, तो इनके यहाँ पे लिख देने से होता नहीं है, बिकॉज कई स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 1-2 के बीच में और लिखा है, यानी पार्टनर होना जरूरी नहीं है, अगर अनदर सीए इन प्रैक्टिस तो चलेगा. सर कैसे चलेगा? कंपनी लॉ में बोल रखा है आइदर यू और योर पार्टनर कैन ओनली साइन. ठीक है, सो दैट वाज अ बिग वन. 2 पेज 12 क्लॉजेस. अब छोटे छोटे क्लॉजेस आने वाले हैं. छोटे छोटे क्लॉजेस हैं ये, मतलब जो एक्स्ट्रा वाले हैं. लेट्स डू इट. ये 2 क्लॉज किसके ऊपर है? सीए इन सर्विस. जैसे प्रैक्टिस वाले सीए को प्रॉफिट का शेयर देना, प्रॉफिट का शेयर लेना मना था, वैसे सीए इन सर्विस को भी किसी को अपने सैलरी का शेयर देना या किसी और से उसकी फीस का शेयर लेना मना है. नंबर 1, शेयरिंग सैलरी. आईसीआई ने बोला कि आपको अगर कहीं नौकरी मिलती है तो आपके अपने टैलेंट के दम पे मिलनी चाहिए, और ना कि आप अपने सैलरी का शेयर किसी को प्रॉमिस कर रहे हो देने का, करप्शन कर रहे हो फिर मिले, ऐसा नहीं. अब यहाँ पर भी देखो लिखा है पेज और अग्रीज टू पे. इसके ऊपर क्वेश्चन है कि अगर आपने दिया है या देने का वादा भी किया, अरेंजमेंट भी किया, तो भी आप गिल्टी हो जाओगे. भले ही जैसे क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया था कि दोस्त की ना एचआर रिक्रूटमेंट की एजेंसी है, तो उसके थ्रू सीए इन प्रैक्टिस को काम मिला, जॉब मिला, तो 25% देने का बात हुआ था. ठीक है, बाद में दोस्त ने बोला छोड़ना यार, तो अग्री तो हो गया था ना पे करने के लिए, बाद में भले ही नहीं दिया हो, गिल्टी. ठीक है, पेज और अग्रीज टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो गिल्टी हो जाएगा. क्लॉज 2, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, यूर अ सीए इन सर्विस, तो आपका बॉस आप पे भरोसा करता है, एम्प्लॉयर. वो आपको बोला प्लीज़ कोई लॉयर या कोई दूसरा सीए मेरे को रेफ़र करो, और आपने वो लॉयर या वो सीए का रेफरेंस डलवाया जो आपको हिस्सा देने को तैयार है, तो ये आप किकबैक ले रहे हो, गलत है. You will be guilty if you accept or agree to accept any fees, profit, gain from a lawyer, chartered accountant or a broker engaged by the company by way of commission or gratification. You are guilty. ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर ही है, ये 3 पॉइंट्स सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे. नंबर 1, यू आर एन एसोसिएट मेंबर बट यू आर एक्टिंग एज अ फेलो मेंबर. ठीक है, फेलो मेंबर क्या होता है सर? जिनको 5 साल हो जाते हैं कंटिन्यूस 5 years प्रैक्टिस या प्रैक्टिस जैसा ही कुछ इक्विवेलेंट वर्क, उनको एंटाइटलमेंट है कि वो अपने आप को एफसीए बनवा सकते हैं. आईसीए को लेटर लिखना पड़ता है, आईसीए अलाउ कर देती है, फिर आप एसीए से एफसीए बन जाते हो. देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रैक्टिस वाले सीए को ही इसका फ़ायदा मिलता है, एसोसिएट या फेलो को. नॉर्मल लोगों को फ़ायदा मिलता भी नहीं है. तो बेसिकली मुझे लगता है ये डालना चाहिए था ऊपर ही, पर आईसीए ने सबके लिए डाल दिया. बोला ठीक है, तो ये जनरली इसमें आ गया. नंबर 2, आईसीआई ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगा, आपको रिमाइंडर्स भी भेजा, पर आप आईसीआई को रिप्लाई नहीं दे रहे हो. Does not submit information or reply to ICAI or any of the bodies of ICAI like BOD, DC, DD, etc.
देन यू आर गिल्टी। थर्ड, जो मीन्स ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कि मैं अनदर सी इन प्रैक्टिस से काम मांग सकता हूँ, मैं राइटअप कर सकता हूँ, मैं टेंडर में रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, अगर उसमें मैंने झूठी इन्फॉर्मेशन दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी काम पाने के लिए, गिल्टी। अगेन अ स्टूडेंट विल से सर ये सब तो प्रैक्टिसिंग वाले के लिए था, आई नो, बट आईसीए ने यहाँ रखा है तो यहीं पढ़ेंगे हम लोग। अदर मिसकंडक्ट, अगर आपने अपने निजी जीवन में कोई क्राइम किया जिसकी वजह से आप जेल जा रहे हो फॉर अप टू 6 months, मोर देन 6 months, अप टू 6 months की जेल हो रही है, अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी। और ये सबसे बेस्ट है क्लॉज 2, आपने कोई भी ऐसी हरकत की है विच हैज ब्रॉट डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और टू आईसीआई, आप गिल्टी हो बाय एनी हरकत व्हाटसोएवर। You have done something which in the opinion of the council brings disrepute to the profession or institute as a result of your action, whether or not related to professional work। तो ये जनरल है, किसी भी तरह से आईसीए को बदनाम करोगे, गिल्टी। रेड हो गया, मतलब फर्स्ट शेड्यूल हमने कर लिया। अब हम जा रहे हैं सर सेकंड शेड्यूल में। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, तुम लोग नोटिस करोगे ना, ज़्यादा मेहनत होती है याद करने में फर्स्ट शेड्यूल, लंबे लंबे क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेज सीरियस ऑफेंस है पर छोटे छोटे क्लॉजेज हैं, तो याद करना इज़ वेरी इजी फॉर अ स्टूडेंट। ये देखो जरा बोर्ड पे, फर्स्ट शेड्यूल 3 पेज, सेकंड शेड्यूल टोटल 1.5 पेजेस। फर्स्ट शेड्यूल के जो पार्ट 1 का 12 क्लॉजेज है ना, 2 पेज का, वही पूरी एनर्जी खा लेता है। सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 तो 10 क्लॉज है, वो भी छोटे छोटे पत्ते पत्ते क्लॉज है, वो एक ही पेज में फिट हो जाते हैं, ओके। ये देखो इधर सेकंड शेड्यूल में जो मिसकॉन्डक्ट्स है दे आर ऑफ सीरियस नेचर, ज़्यादा सीरियस है तो सज़ा भी ज़्यादा है। यहाँ परमानेंटली या फॉर एनी पीरियड वो लोग सस्पेंड कर सकते हैं, 5 लाख की पनिशमेंट है। योर मैटर विल बी हैंडल्ड बाय डीसी, डिसिप्लिनरी कमेटी। तो ये पार्ट 1 चालू हो गया फॉर सीए इन प्रैक्टिस। हर एक को मैंने कैप्शन दिया है सो दैट इट बिकम्स ईजी टू लर्न। सी ऑल द 10 क्लॉजेज आर हियर ओनली इन 1 पेज एंड ओके। तो ये छोटे छोटे लाइन के क्लॉजेज हैं, 10 क्लॉजेज हैं, आराम से होते हैं पर सीरियस मिसकॉन्डक्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों को चाहिए, प्रैक्टिस वाले को भी सर्विस वाले को भी। कॉन्फिडेंशियलिटी का पर्पस क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर्स वन ऑफ द टॉप फंडामेंटल 5 प्रिंसिपल्स में से एक कॉन्फिडेंशियलिटी। इट इंश्योर्स दैट क्लाइंट आपके साथ फ्रीली इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। एक डायलॉग होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी फैसिलिटेट्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट और एम्प्लॉयर टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप चाहते हो कि वो फ्रीली सब कुछ बताए तो कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है। तो अगर आपने उसको ब्रीच किया, आपने जहां जरूरत नहीं है वहां भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। देखो हम लोग इन्फॉर्मेशन 3 जगह शेयर कर सकते हैं, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन परमिटेड बाय लॉ एंड आई हैव ऑब्टेन्ड क्लाइंट्स कंसेंट, या फिर इट इज माय प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अदर देन दीज 3 सिचुएशंस मैं कहीं भी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा। अगर किया आई विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट। तो या तो लीगल रिक्वायरमेंट है या प्रोफेशनल ड्यूटी है, क्लाइंट से परमिशन है तभी कर सकते हैं, वरना नहीं। ये प्रैक्टिसिंग के लिए है, सर्विस वाले के लिए भी है सर। ये देखो नेक्स्ट पेज में जो सीए जनरली है ना, उसमें ये देखो क्लॉज 2 अलग से लिखा है, कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर सीए इन सर्विस। कि अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो और अपने एम्प्लॉयर का इंफॉर्मेशन आप शेयर कर देते हो अदरवाइज दैन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ और अदरवाइज दैन एज अ प्रोफेशनल ड्यूटी विदाउट द कॉन्सेंट, तो आप गिल्टी हो। तो चाहे आप प्रैक्टिस वाले हो चाहे आप सर्विस वाले हो, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, ठीक है, अनलेस लीगली रिक्वायर्ड और देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी। क्लॉज नंबर 2 डेलीगेशन। काम आपको मिला है तो आप करो, या आपका पार्टनर करे, या आपका एम्प्लॉई करे, या अनदर सीए इन प्रैक्टिस करे। जैसे आपने किसी दूसरे सीए फर्म को क्लाइंट से पूछ के एक काम का कुछ पोर्शन डेलीगेट कर दिया है, या जॉइंट ऑडिट टाइप का सिनेरियो, तो वो चलेगा। उसके अलावा आप काम डेलीगेट नहीं कर सकते। ये वही है सर, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी। If you have been appointed as an agent, you cannot appoint a sub agent without the principal's permission, वरना वो guilty हो जाएगा, वरना वो गलत हो जाएगा। काम आपको मिला है, you have to give a report on the examination of financial statements, then the examination must be made by you, your partner, your employee or another CA in practice. Clause 3 forecast। forecast के ऊपर आप सब जानते हो there is a स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट 3400। वहाँ आईसीए ने क्लियर बोल रखा है, डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। हम केवल अजम्पशंस, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस चेक करते हैं, दैट द अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। और वहाँ पे जो ओपिनियन की लैंग्वेज होती है ना, वो भी नेगेटिव ओपिनियन होता है। नथिंग हैज कम टू अवर नॉलेज दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द अजम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन आर नॉट अनरीजनेबल। इस तरह का होता है, ठीक है। तो मतलब आप कभी भी आप फोरकास्ट साइन कर रहे हो तो फॉलो 3400। अगर आपने 3400 फॉलो नहीं किया और आपके फोरकास्ट के रिपोर्ट को पढ़ के लग रहा है कि यू आर गारंटिंग कि ये हो के रहेगा भविष्य में, यू आर गिल्टी।
permits his name or the name of his firm to be used in connection with the estimate of earnings contingent upon the future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast, then you are guilty. 3400 में जो रिपोर्ट होती है ना, उस रिपोर्ट के अंदर लास्ट टाइम में हम लोग लिख देते हैं वी डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, तो बच गए, हम गिल्टी है ही नहीं. क्लॉज 4, आप ऐसे किसी बिजनेस एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो जिसमें आप या आपके रिलेटिव या पार्टनर या फर्म में से किसी का कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो मतलब वहाँ पे इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं. बिना इंडिपेंडेंस के आपकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है. expresses opinion on the financial statements of any business enterprise in which he, his firm, his partner has a substantial interest. Guilty. 5 और 6 ना एक साथ आते हैं कई बार, आप एग्जाम में कंफ्यूज होगे, 5 लिखेंगे 6 लिखेंगे, दोनों लिख सकते हो. यू कैन राइट गिल्टी अंडर क्लॉज 5 and 6. 5 इज अबाउट ओमिशन, 6 इज अबाउट एमएमएस. पहले 6 पढ़ते हैं. 6 क्या है? एमएमएस. You know that there is an MMS in the financial statements, still you did not mention about it in your audit report. तो आप गलत हो. Fails to report a MMS known to him. पता था कि MMS है in a financial statement in which I am concerned in a professional capacity, whether as an auditor or some other capacity, but in professional capacity. और मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया MMS को, तो गलत है भाई. आपको रखा है इसलिए कि आप MMS ढूंढ के उस पर रिपोर्ट करो, तो आप नहीं करोगे MMS पे रिपोर्ट, तो कौन करेगा? अब मैं बोलता हूँ कि MMS में तो ओमिशन और कमीशन दोनों आता है. MMS का मतलब क्या है? कुछ झूठी इन्फॉर्मेशन एफएस में लिखी है, दैट्स अ कमीशन. कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए थी नहीं है, दैट्स ओमिशन, तो भी तो MMS ही है, पर बावजूद उसके इन्होंने ओमिशन को अलग बनाया. फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट विच इज नोन टू हिम बट विच इज नॉट मेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैंने भी अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा, तो ये तो गलत है. Fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in the FS, but the disclosure of which is necessary in making such financial statement where he is concerned with that financial statement in a professional capacity. तो omission और MMS ये काफ़ी मिलते जुलते से हैं, आप दोनों लिख सकते हो. अगर omission का क्वेश्चन आता है तब तो 5, अगर MMS टाइप लग रहा है तो 5, 6 दोनों बोल सकते हो, चलेगा. 7, 8 भी सर एक जैसे हैं. 7 नंबर, you are negligent. You have not exercised due diligence. You have carried out your professional work with gross negligence. You are guilty. Number 8, you have failed to obtain SAAE, sufficient appropriate audit evidence, required for expressing audit opinion, and still you are expressing an opinion. Sir, if you could not obtain evidence, then you should give a disclaimer of opinion. Disclaimer का मतलब होता है negating the expression of opinion. ये भाषा है ना, negating the एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इसका मतलब भी होता है डिस्क्लेमर, निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. तो अगर एविडेंस नहीं मिला तो डिस्क्लेमर दो. डिस्क्लेमर भी अपने आप में एक ओपिनियन होता है, ठीक है? नहीं ओपिनियन देना भी अपने आप में एक ओपिनियन है कि गड़बड़ है, तो निगेट द ओपिनियन, डिस्क्लेमर दो. पर एविडेंस भी नहीं मिल रहा और आपने ओपिनियन भी सही दे दिया है, यू आर गिल्टी. क्लॉज नंबर 9, ये कई जन मिस आउट कर जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. गापा, जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑन ऑडिटिंग. In an audit, you are supposed to follow GAPA, but in certain situations, the standard GAPA could not be applied. So we have to apply AAP, alternate audit procedure. आप करना पड़ता है alternate audit procedure. अगर आपने किसी specific situation में किसी client के ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाया है, तो आपको ये बात अपनी रिपोर्ट में OMP पैराग्राफ डाल के बतानी पड़ती है कि बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन वी कुड नॉट परफॉर्म द स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स गापा एंड हेंस वी हैव टू डिपार्ट एंड वी परफॉर्म्ड ऑल्टरनेट प्रोसीजर एंड ऑब्टेन्ड एविडेंस. जैसे डेटर्स कन्फर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपने 31 मार्च के बाद सब्सिक्वेंट कलेक्शंस टेस्ट कर लिया जिससे प्रूव हो जाता है कि डेटर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो दैट्स एन ऑल्टरनेट प्रोसीजर. You have to put it in your audit report through an other matter paragraph, otherwise you will be guilty. So many students miss this out. This is a very important clause. Clause number 10, separate account. ये easy है. Many a times client gives us money for their own legal requirements, जैसे advance tax जमा करना है, GST जमा करना है. So whenever client has given you money to be deposited with government authorities or in any other case, वो पैसा we should keep it in a separate escrow account and वहीं से use होना चाहिए. I should not keep that money in my own account. Howsoever honest I may be, like मैंने अपने पैसे में अकाउंट में डाल लिया, बाद में उसको लौटा दिया ब्याज के साथ, still no, guilty मतलब guilty. You must keep it in a separate account. Why? Sir, don't put yourself in a position कि गलती से वो यूज हो जाए. अगर अपने अकाउंट में डालूंगा, कोई आपदा विपदा आई तो मैं यूज कर डालूंगा, बोला वैसा करो ही नहीं ना. Keep it in a separate account and use it only for the client's purpose, not for your own purpose. That was see and practice the 10 clauses.
अब पार्ट 2 पे आते हैं। दिस अप्लाइज टू ऑल सीएस इन जनरल। ये पहला वाला है ना, इसको मैं बोलता हूँ मिक्सचर क्लॉज। मिक्सचर क्लॉज मतलब कोई भी कहीं कुछ गलती हो रही है और बोलने के लिए कोई क्लॉज नहीं है, तो ये है। इसमें बोला है कभी भी आप एक्ट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस 1988, काउंसिल गाइडलाइंस 2008, इनका वायलेशन करोगे तो यू आर गिल्टी अंडर दिस। तो मैं कहीं भी कुछ भी अगर गिल्टी हो रहा हूँ और बाकी 34 मिसकॉन्डक्ट में कुछ नहीं है, तो ये तो यही बोलने के लिए, ठीक है। जैसे आर्टिकल क्लर्क को स्टाइपेंड नहीं दे रहा है, तो ये सीए रेगुलेशंस का वायलेशन है, यहाँ पर जाएगा कॉन्ट्रावेंशन। आर्टिकलशिप रिलेटेड कुछ भी कांड हो रहा है ना, वो यहीं पे आएगा, 90% चांस है वो यहीं पे आएगा कॉन्ट्रावेंशन में, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर अ सीए इन सर्विस, ये मैं बता चुका। आपने आईसीआई ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगा और आपने आईसीआई को झूठा इंफॉर्मेशन जमा कर दिया, फॉल्स इंफॉर्मेशन टू आईसीआई, गिल्टी। डिफाल्केशन, आपने चोरी की है इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, डिफाल्केशन, एम्बेजलमेंट। नंबर 5, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, अमेंडमेंट है ये, नंबर 5। एंड लास्ट पार्ट 3, अदर मिसकंडक्ट। अगर आपको पर्सनल लाइफ में कोई भी वजह से मोर देन 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो आप सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो, ठीक है। ये थे सारे के सारे क्लॉजेस। तो झटाझट फटाफट हम लोगों ने 35 मिनट्स के अंदर ये सारे क्लॉजेस रिवाइज कर लिए। अब मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज़ और कराना चाहता हूँ क्लॉजेस के अलावा। क्लॉजेस अब अच्छे से किया हुआ होगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ 10 मार्क का तो आराम से अटेम्प्ट कर ही लोगे उसमें, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ है, एंड दैट इज़ आई टोल्ड यू एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, आईसीआई की एक बॉडी है, ईएसबी एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, उनके डिविजन्स है, इनसे भी वो लोग 5-10 मार्क का क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये रीसेंट वाला है, ये पता होना चाहिए सबको, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ है, मैं तुम लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, ये देखो, ओ माई गॉड, 43 पॉइंट्स। तो ईएसबी के 43 पॉइंट्स हैं, 43 पॉइंट्स। मैं ये लिस्ट भी आप लोगों को दे दूंगा, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। ये सर 43 पॉइंट्स में अगर पढ़ना है तो मैंने एक टेक्निक कर रखा है, बगल में आप देखो क्रॉस टिक है। क्रॉस मतलब अलाउड नहीं है, टिक मतलब अलाउड है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्रॉस मतलब गिल्टी हो जाओगे, टिक मतलब नॉट गिल्टी, ऐसे बनाया हुआ है पूरा नीचे तक, ओके। सो एक बार इसको फटाफट डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। BRSR, आप यू नो दैट द टॉप लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। कैन द ऑडिटर ऑफ दैट लिस्टेड कंपनी, ऑडिटर, प्रिपेयर द BRSR? नो। कैन ही प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन दैट BRSR? यस, वही लिखा है। प्रिपेयर, नो। अश्योरेंस, यस। नंबर 2, जिस कंपनी में मैं ऑडिटर हूं, क्या मैं उसी में कंपाइलेशन एंगेजमेंट लेकर उसका अकाउंट्स कंपाइल कर सकता हूं? सर नो, बिग नो। नो। नंबर 3, ये भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए ना सर्टेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बना रखी है, तो आपको भेजा है कि आप जा के चेक करो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अच्छी तरह से काम हो रहा है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट पे वगैरह हो रहा है, क्या ये वाला सर्विस हम लोग रेंडर करते हैं? हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, इट लुक्स टू मी लाइक नॉर्मल ऑडिटिंग, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम, तो आई कैन डू दैट, ओके। क्या मैं होटल्स में मिस्ट्री ऑडिट कर सकता हूँ? यस। होटल में मिस्ट्री ऑडिट का मतलब क्या होता है? जैसे होटल की चेन है, बहुत सारे होटल्स है, वो लोग बोले कि आप ना एज अ गेस्ट अपनी आइडेंटिटी मत बताना कि आप सीईओ, आप एज अ गेस्ट बन के हमारे अलग अलग होटल में रुको, जाओ, स्टे करो, देखो कि वहाँ लेवल ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी है कि नहीं है, स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मिस्ट्री ऑडिट, अलाउड है, टिक। नेक्स्ट, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गए हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह, तो वो लोग अपना नाम अपने वेबसाइट में डालेंगे, उसमें गलत नहीं है, वो चलेगा, लेकिन उसमें आपका प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट या अटेनमेंट्स डालना अलाउड नहीं है, तो टिक, क्रॉस। फिर नेक्स्ट टिक, यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल, मैं हाईलाइट करूंगा, you can become, yes, a professional directors in the management board of a cooperative bank. नंबर 7 और 8, आप IFSC गिफ्ट सिटी अहमदाबाद है ना, IFSC, वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस भी सेटअप कर सकते हो और वहाँ पे आप सर्विसेज भी रेंडर कर सकते हो वहाँ के क्लाइंट्स को, IFSC के क्लाइंट्स को वहाँ से सर्विस रेंडर कर सकते हो, पर डोमेस्टिक क्लाइंट्स को इंडिया मतलब IFSC के बाहर आप क्लाइंट्स को सर्विस रेंडर नहीं कर पाओगे, वो अलग यूनिट से आपको करना पड़ेगा। नंबर 9,
आप अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कर सकते ऑन योर प्रोफेशनल स्टेशनरी, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड। उसमें विजन मिशन स्टेटमेंट नहीं, वो ज़्यादा दिखाता है कि मैं कितना मतलब बढ़िया काम कर रहा हूँ, एग्जैजरेशन हो रहा है वो एक तरह का, तो वो अलाउड नहीं है। नंबर 9 हो गया क्या? हाँ 9 हो गया। नंबर 10 स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये तो कमाल है सर। सोचो आप किसी बैंक के, नंबर 10 पढ़ा रहा हूँ मैं, आप किसी बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, उस बैंक के जो बोरोवर्स होते हैं ना, एनपीए या एनपीए बनने वाले हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट, बैंक ने आपको बोला जाके ना चेक करो इनको, बोरोवर्स को चेक करो। इसको एजेंसी वाला सर्विस बोलते हैं, ठीक है। ये एएसएम का काम है, एजेंसी फॉर स्पेशल मॉनिटरिंग। किसकी मॉनिटरिंग होती है सर? बेसिकली आप बैंक की ऑडिट करने आए और बैंक आपसे अपने बोरोवर्स की ऑडिट करा रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। नंबर 11 आप एक कंपनी में इंटरनल ऑडिटर भी हो और प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेज ऑफिसर भी हो। नहीं, इंटरनल ऑडिटर का काम होता है परचेज डिपार्टमेंट वगैरह में जो गड़बड़ी उसको सामने लाना, तो वो खुद अगर परचेज कर रहा है तो गड़बड़ी सामने कैसे आएगा? अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो यू कैन नॉट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एंड इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी साइमल्टेनियसली, नॉट अलाउड। चोरी कैसे पकड़ोगे जब खुद ही उस पोजीशन में रहोगे चोरी करने के? 11 नंबर नॉट परमिटेड। 12 ये परमिटेड है। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भारत सरकार से ग्रांट मिला है, तो भारत सरकार ने बोला देखो ये लोग कितना ग्रांट यूज़ करते हैं, अब जितना ग्रांट यूटिलाइज होगा उसकी परसेंटेज में फीस चार्ज करना अलाउड है। मुझे तो ये अच्छी बात नहीं लगती, पर आईसीआई का जजमेंट है कि हाँ हाँ ये अलाउड है। पढ़ो 12 नंबर, इट इज़ परमिसिबल फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस टू चार्ज फीस on a percentage of utilization amount of the educational institute for certifying the amount spent by the educational institute out of the grant। अगर मान लो परसेंटेज ऑफ द अमाउंट यूटिलाइज है तब तो मैं ज़्यादा यूटिलाइज दिखा दूंगा ना, जबकि यूटिलाइज हुआ भी नहीं है। पर मुझे तो ये गलत लगता है एथिकली, पर आईसीआई को सही लगता है, तो टिक। नंबर 13 ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन अ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बोले प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अगर मैनेजमेंट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, अगर उसमें आप मेंबर भी हो तो इट इज लाइक अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव, तो ये चलेगा, अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 14 आप ट्रेडमार्क या पेटेंट अटॉर्नी नहीं बन सकते। मतलब क्या होता है ना, अगर मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसका मुझे ट्रेडमार्क या पेटेंट कराना है तो उसके लिए एजेंट्स होते हैं, तो मतलब वो काम आप नहीं करोगे। यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ दलाल फॉर ट्रेडमार्क और पेटेंट अटॉर्नी, बट यू कैन बी अ कंसल्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 14 हो गया। हाँ 15 इट इज़ नॉट, अच्छा अगर कोई सोसाइटी है जिसमें मेरा कोई घर वाला ही, मेरा कोई रिलेटिव ही, इमीडिएट फैमिली मेंबर ऑनररी पोजीशन होल्ड करता है उस सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में, तो मैं उसके अंदर ऑडिट का काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब बिल्डिंग की सोसाइटी है उसमें मान लो आपकी वाइफ ही वो है मैनेजिंग कमेटी में, तो आप उस सोसाइटी की ऑडिट नहीं कर सकते। नंबर 16 पॉइंट नंबर 16 चार्टर्ड अकाउंटेंट जब किसी कंपनी में स्टैट ऑडिटर होता है तो कंपनी लॉ में तो लिमिट होती है 5 लाख से ज़्यादा का इनडेटेडनेस और 5 लाख से ज़्यादा अलाउड नहीं है। इन्होंने बोला कंपनी को छोड़ के बाकी कोई भी स्टैट ऑडिट का एंगेजमेंट होता है तो वहाँ पर भी 1 लाख से ज़्यादा का इनडेटेडनेस अलाउड नहीं है। नाउ दिस इनडेटेडनेस लिमिट ऑफ 5 लाख बाई लॉ या 1 लाख बाई द काउंसिल गाइडलाइंस अप्लाइज इन केस ऑफ स्टैट ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। इट डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। तो वहां पर आप इंडेटेड हो तो भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एमएसएमई के अंदर रजिस्टर होकर उद्योग आधार के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर 18 इंटरनल ऑडिटर कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, अलाउड है, थोड़ा अजीब है पर अलाउड है कि इंटरनल ऑडिटर कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। 19 तो एकदम कॉमन सेंस है, यू कैन नॉट यूज बल्क एसएमएस के एप्लीकेशंस होते हैं ना जिससे आप बल्क एसएमएस भेजते हो लोगों को सर्विसेज के लिए, वो इनको बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट है। नंबर 20 ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलाउड नहीं है। आप किसी कंपनी में अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, तो आप उस कंपनी में आरओसी फॉर्म्स वगैरह साइन नहीं कर सकते जो कंपनी जमा करती है आरओसी में। नंबर 21 यू कैन एक्ट एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन कंपनी। आप किसी भी फॉरेन कंपनी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, पर आप उसके ऑडिटर नहीं होने चाहिए। नंबर 22 2 या मोर सीए फर्म्स मिलके अपने स्टाफ के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए जॉइंट ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकते हैं।
नंबर 23 कियोस्क, स्मॉल बूथ या स्टॉल। कियोस्क का मतलब जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल में दुकानों शॉप्स के अलावा कॉर्नर्स पे छोटे छोटे बूथ या स्टॉल होते हैं ना, तो उसको कियोस्क बोलते हैं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कियोस्क बना सकते हैं? बोला यस। नंबर 24 चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अलाउड टू ऑब्टेन ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन, बट वो फिर सर्टिफाई का काम नहीं करेंगे। ही कैन नॉट सर्टिफाई द रिटर्न। टिक फिर क्रॉस। टिक क्या है? सीए इन सर्विस इज अलाउड टू टेक ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन। जॉब करता है वो ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है, कि ई रिटर्न फाइलिंग वगैरह करेगा, पर वो फिर ई रिटर्न को सर्टिफाई नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिस वाले सीए करेंगे। नंबर 25 आप अगर किसी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो उसी कंपनी के जॉइंट वेंचर में आप या आपकी फर्म को हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। नंबर 26 टिक क्रॉस, यू कैन एक्ट एज एन इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बट यू कैन नॉट पब्लिश अ रिटेल रिपोर्ट। नंबर 27 आप एक ट्रस्ट में मेंबर हो, उसमें आप ऑडिटर भी बन सकते हो। नंबर 28 यू कैन ऑल्सो, आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनना पड़ता है ना, वो वाला काम भी आप कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर करवाने वाला। नंबर 29 आप जिस बैंक में ऑडिट कर रहे हो उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप होल्ड कर सकते हो, बट याद रखना क्रेडिट कार्ड में जो इंडेटेड अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो जाना चाहिए कभी भी। ओके, कहाँ गया पॉइंट नंबर 29। पॉइंट नंबर 30 सीए कैन एक्ट एज मीडिएटर आर्बिट्रेटर, अलाउड है, ये प्रैक्टिसिंग के काम में आता है। नंबर 31 जिस बैंक में आपने एफडी गिरवी करके लोन ले रखा है उसी बैंक में आप ऑडिट नहीं कर सकते। नंबर 32 ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने बोला इनकम टैक्स रूल्स में मना है कि अगर आप किसी कंपनी में ऑडिटर हो तो आप ही उस कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन निकाल रहे हो, ये इनकम टैक्स में एकदम मना है। तो आईसीएआई ने यहाँ पे थोड़ा लिबरल व्यू लिया, बोला अगर लॉ मना करता है तो मना है, पर कोई और केस में जहाँ लॉ मना नहीं करता तो आप ये काम कर सकते हो, मतलब ऑडिटर कैन ऑल्सो एक्ट द वैल्यूअर ऑफ शेयर्स इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो थोड़ा लिबरल व्यू है इनका। नंबर 33 ये आया हुआ है, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, इनको आप फाइनेंशियल एडवाइस देकर उनसे फीस चार्ज नहीं कर सकते। नंबर 34 आप क्लाइंट के बुक्स पे लियन नहीं लगा सकते, भले उन्होंने पैसा नहीं दिया पर भी आप लियन नहीं लगा सकते। क्वेश्चन आता है इस पे, यू कैन नॉट टेक एजेंसी ऑफ यूटीआई, एनएसडीएल, जीआईसी, पहले अलाउड था एनएसडीएल की एजेंसी लेना, अब अलाउड नहीं है। नेक्स्ट यू कैन क्रिएट अ ट्रस्ट, ट्रस्ट जो क्रिएट करता है प्रॉपर्टी डोनेट करके उसको सेटलर बोलते हैं, तो यू कैन बी अ सेटलर ऑफ अ ट्रस्ट। नंबर 37 यू कैन नॉट हैव कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंस, वो कस्टम क्लियरेंस होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो कस्टम ब्रोकर लाइसेंस आप नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट 38 टिक फिर क्रॉस, अगर आप जॉब करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ में टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, पर किसी और एम्प्लॉइज के लिए आप टैक्स रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं करोगे। नंबर 36 ओके, जिस बैंक में आप स्टार्ट ऑडिट कर रहे हो उसी बैंक ने अगर आपको भेजा स्टॉक ऑडिट या इंस्पेक्शन करने बोरोवर्स का, नॉट अलाउड। नंबर 40 अगर गवर्नमेंट कंपनी का एक प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, उस प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट में अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो आप स्टार्ट ऑडिटर नहीं हो सकते, मना है। 41 ये तो कॉमन सेंस है। 41 जिस आप एक बैंक में कॉन्करेंट ऑडिट हो और उसी बैंक की कोई दूसरी स्पॉन्सर बैंक है उसमें आप स्टार्ट ऑडिट हो, तो ये दोनों भी चलेगा नहीं। देखो कॉन्करेंट ऑडिट इज लाइक इंटरनल ऑडिट एंड स्टार्ट ऑडिट इज अश्योरेंस, तो एक भले वो दो अलग अलग बैंक है पर दोनों का आपस में कनेक्शन है, रिलेशन है, स्पॉन्सर एक दूसरे के, तो फिर आप स्पॉन्सर बैंक मतलब जिसने क्रिएट किया, तो आप नहीं बन सकते। नंबर 42 अगर आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो और उस कंपनी ने जो पीएफ ट्रस्ट बनाया उसमें स्टार्ट ऑडिटर हो तो चलेगा, दो अलग अलग है, कंपनी का पीएफ ट्रस्ट, कंपनी के अंदर आप इंटरनल ऑडिटर हो और पीएफ ट्रस्ट जो एम्प्लॉय पीएफ ट्रस्ट है उसमें आप स्टार्ट ऑडिटर हो, ये अलाउड है। 43 क्या आप किसी कंपनी में रेजिडेंट डायरेक्टर बन सकते हो? बड़े कंपनियों में ना एक रेजिडेंट डायरेक्टर जरूरी होता है जो कम से कम भारत में 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रहा है। रेजिडेंट डायरेक्टर इज लाइक अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो अलाउड है। ओके तो ये था ईएसबी डिविजन्स। तो मैंने अभी तुम लोगों को ना दो चीज़ें एकदम गौर से रिवाइज कराई हैं, सारे क्लॉजेस और रीसेंट ईएसबी डिविजन्स। इससे आप समझ लो काफ़ी फ़ायदा होगा। पी एथिक्स तकरीबन 20-25 मार्क का आता है, उसमें 15 मार्क तो इससे कवर हो ही जाना चाहिए। ओके ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।